So this is the first lecture on power resources. पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? वो सोर्सेज जिनसे आप एनर्जी ऑब्टेन कर सको। जैसे कि मैंने ये पिक्चर्स डाली हुई हैं, जैसे कि ऑयल से आप एनर्जी ऑब्टेन करते हो, न्यूक्लियर, एचईपी, हाइड्रो, विंड, सोलर, गैस, कोल, इनसे आप एनर्जी ऑब्टेन करते हो। वो सोर्सेज जिनसे आप एनर्जी ऑब्टेन करो उन्हें कहते हैं पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है? रिफर्स टू द सोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री। इनके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आप पावर रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते हो। ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है ये भी मैंने आपको समझा दी। वाटर से हो सकती है जैसे कि एचईपी से, फिर विंड से हो सकती है जब आप विंड टरबाइन लगाते हो, फिर कोल से हो सकती है, गैस से हो सकती है, सनलाइट के थ्रू आप सोलर एनर्जी प्रोवाइड करते हो, प्रोड्यूस करते हो, फिर अर्थ की हीट से आप जियोथर्मल प्रोड्यूस करते हो, फिर न्यूक्लियर यूरेनियम से आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हो, और ऑयल से भी आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। ये है पावर रिसोर्सेस। अब पावर रिसोर्सेस पाकिस्तान में कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन होती है? सबसे ज्यादा जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो होती है ऑयल और गैस से। आप ऑयल और गैस से अपनी ज्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। इसके बाद आप एचईपी से भी करते हो, कोयले से भी करते हो, फिर आप न्यूक्लियर से भी करते हो, और बहुत सारे तरीके से आप पाकिस्तान एनर्जी ऑब्टेन करता है। ठीक है। अब जो पावर रिसोर्सेज है ना, वो उसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक होती है रिन्यूएबल, दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो आप दोबारा से उसको रीयूज कर सकते हो। रीन्यूएबल, जिसको आप रीयूज कर सकते हो, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी, जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? आपने सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस करी। अब सनलाइट तो हमेशा रहेगी, सनलाइट कहीं कभी खत्म थोड़ी होगी। आपने उसकी एनर्जी ली और आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने सनलाइट को खत्म कर दिया या यूज कर लिया, अब वो सनलाइट मैं यूज नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं होता। आप तो सोलर से बना सकते हो बिजली। फिर विंड टर्बाइन से जो आप बनाते हो विंड एनर्जी, उससे भी कोई मसला नहीं है। जो आपने विंड यूज कर रहे हो वो ऐसा तो नहीं है अगर विंड टर्बाइन ने यूज कर ली विंड, तो वो विंड मैं यूज नहीं कर सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो विंड इज ऑल्सो रिन्यूएबल। उसके बाद आपका वाटर, एचईपी से जो टर्बाइन घूमता है वो एक दफा घूम गया, वो पानी खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं होता। वो पानी आप रीयूज कर सकते हो। ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होते, ये आपके लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। इन्हें कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस। दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं? जिन्हें आप रीयूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोल, ऑयल, गैस। इन्हें जब एक दफा आपने यूज कर लिया, अब वो तो खत्म, वो एग्जॉस्ट हो गए, उनका तो अब रीयूज हो ही नहीं सकता। एक दफा आपने ऑयल को जला लिया, अब वो ऑयल किसी काम का ही नहीं, वो तो जल गया, वो तो स्मोक से खत्म हो गया। कोयला आपने एक दफा यूज कर लिया, उसके बाद उसके बच जाता है ऐश, अब ऐश का तो कोई काम नहीं है। ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, दे डू नॉट रन आउट। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इवेंचुअली बिकम एग्जॉस्ट, जिन्हें आप रीयूज नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, जिन्हें आप जिन्हें आप दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हो। समझ में आई? ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे पहले पावर रिसोर्स के ऊपर, जो कि है कोल। हमें सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कोल, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर, बायोमास, बायोगैस, विंड, सोलर, और ओके मिस तो नहीं कर रहा, नहीं आई गेस नहीं, एचईपी। ये सारे पावर रिसोर्सेज हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कोल। कोल ओल्डेस्ट फॉसिल फ्यूल है,
और ये कैसे जमीन के नीचे आपके एनिमल्स और डीकम्पोजिशन होती है प्लांट्स एनिमल्स की वेजिटेशन की, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नीचे रहते हैं और फिर वो जाके वो कोल की शक्ल ले लेते हैं। तो कोल वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल फ्यूल है और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बना है। ठीक है, अच्छा कोल की क्वालिटी जो डिपेंड होती है, कोल की बेसिकली 4 क्वालिटीज होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 क्वालिटीज होती हैं। अब क्वालिटीज को डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं कि ये कोयला अच्छा है ये कोयला बुरा है। तो अच्छे और बुरे की जो पहचान है वो हम कैसे करेंगे, उसके 4 तरीके होते हैं। हम देखेंगे उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, उसकी हीटिंग वैल्यू कितनी है, उसका सल्फर कितना है, उसका ऐश कंटेंट कितना है। ये 4 बेसिकली मैट्रिक्स होते हैं जिनसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कोल की क्वालिटी। अब अच्छा कोयला कौन सा होता है, बुरा कौन सा होता है, इन चारों में से क्या ज्यादा होना चाहिए क्या कम होना चाहिए, ये मैं आपको सिखाता हूं। तो जो अच्छा कोयला होता है ना, जो हाई क्वालिटी कोयला होता है, उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा, उसकी हीटिंग वैल्यू ज्यादा होगी। जो हाई क्वालिटी कोल होता है, गुड क्वालिटी कोल, कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, हीटिंग वैल्यू ज्यादा होती है, और सल्फर और ऐश कंटेंट उसमें होता है कम। सल्फर और ऐश कंटेंट उसका होता है कम, उसको कहते हैं हम हाई क्वालिटी कोल। और लो क्वालिटी कोल क्या होगा, जिसका कार्बन और हीटिंग वैल्यू कम होगी और सल्फर और ऐश कंटेंट ज्यादा होगा, वो होता है लो क्वालिटी कोल। अब पाकिस्तान में जो कोयला है वो 91% यूज करती है ब्रिकलिन इंडस्ट्री। ब्रिकलिन इंडस्ट्री क्या होती है, जो ब्रिक्स बनाती है, ब्रिक्स ईंटें जो बनाती है वो होती है ब्रिकलिन इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान का 91% कोयला ब्रिकलिन इंडस्ट्री यूज करती है। और पाकिस्तान का जो 9% रिमेनिंग 9% है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हो, समझ, थर्मल पावर स्टेशन के जरिए आप कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। पर वो पाकिस्तान का सिर्फ 9% ऑफ कोयला यूज करती है। तो पाकिस्तान से कोयले से बहुत ज्यादा बिजली नहीं बनती। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कोयल की 4 क्वालिटीज हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये ही है बेस्ट, गुड, एवरेज, पुअर। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मिलता है ना, वो मिलता है लिग्नाइट। पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं मिलता। पाकिस्तान में एंथ्रासाइट नहीं मिलता। बिटुमिनस की भी एक सब कैटेगरी होती है, सब बिटुमिनस वो तक मिल जाता है, उसके ऊपर नहीं मिलता। और लिग्नाइट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिलता है। तो पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और क्वालिटी कैसे देखी जाती है वो भी मैंने आपको बताया। एंथ्रासाइट की क्वालिटी हाईएस्ट होती है, उसका कार्बन कंटेंट हाईएस्ट होता है, सल्फर हाईएस्ट होता है, पर हीटिंग वैल्यू भी उसकी हाईएस्ट होती है। ठीक है, और सॉरी सल्फर मैंने हाईएस्ट शायद बोला, सल्फर लोवेस्ट होता है। कार्बन और हीटिंग वैल्यू ज्यादा होगी और सल्फर और ऐश कंटेंट उसका कम होगा। बिटुमिनस हाई हाई लो हाई, लिग्नाइट का लो लो हाई और लो। ठीक है, और पीट का भी यही है, पीट की भी क्वालिटी लोवेस्ट होती है, कार्बन कंटेंट लोवेस्ट होता है, सल्फर हाईएस्ट होता है और हीटिंग वैल्यू भी सबसे लोवेस्ट होती है। तो पाकिस्तान में जो लिग्नाइट मिलता है वो लो क्वालिटी कोल होता है, उसका कार्बन लो होता है, हीटिंग वैल्यू भी कम होती है और सल्फर उसका हाई होता है और ऐश कंटेंट भी उसका हाई होता है। पर जो अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है वो ये होता है, एंथ्रासाइट। समझ में आया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ते हैं कोल फील्ड्स के बारे में। पाकिस्तान में बेसिकली जो 94% ऑफ जो कोयला निकलता है वो निकलता है थर्ड कोल फील्ड से। थर्ड सिंध में जो कोल फील्ड है वहां से निकलता है पाकिस्तान का 94% कोयला। ठीक है, पाकिस्तान में 3 मेन कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ये मैंने एक कोल फील्ड बनाई हुई। ठीक है, तो सॉल्ट रेंज और मकरवाल कोल फील्ड, ये सबसे पहली पाकिस्तान की कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, सॉल्ट रेंज और मकरवाल कोल फील्ड। दूसरे पर है कोयटा कोल फील्ड। कोयटा कोल फील्ड में 3 रीजन्स हैं, एक है खुश्क,
सोल रेंज और मच। ये आपको तीन में से दो नाम तो एटलीस्ट याद रखो, क्योंकि एग्जामिनर ने एक दफा पूछा था, एक डायग्राम दी कि ये बताओ ये कौन सी कोल फील्ड है, आपने लिखा कोयटा कोल फील्ड है। इसके बाद एग्जामिनर ने एक और सवाल पूछा 2 मार्क्स का कि इसकी 2 मेजर कोल फील्ड बताओ या कोल रीजन बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कोयटा के अंदर और कौन से सब रीजन है। तो सोल रेंज और मच। अब लोअर सिंध कोल फील्ड भी एक है, मैं बताया 3 मेन कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, सॉल्ट रेंज और मकरवाल कोल फील्ड, कोयटा कोल फील्ड और लोअर सिंध कोल फील्ड। और लोअर सिंध में 4 रीजन हैं, झिम्पी, लखड़ा, सोंडा और ठर। इसमें से कोई से भी आपको 2 आसान नाम याद रखते हैं वो नाम याद कर लो, पर आप भी झिम्पीर और ठर मुझे ज्यादा पसंद है, तभी याद कर लो झिम्पीर और ठर। ठर तो आपको याद हो गई, ठर डेजर्ट भी है, बहुत सारे ठर से रिलेटेड आपने चीजें पढ़ते हो, तो झिम्पीर और ठर आप याद कर लो। समझ में आई? तो ये 3 मेन कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं पाकिस्तान के। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाई इज पाकिस्तानी कोल कंसिडर्ड लो क्वालिटी? पाकिस्तान का कोल लो क्वालिटी क्यों कंसिडर होता है? मैंने आपको बताया भाई लो क्वालिटी कोल कौन सा होता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट मिलता है। लिग्नाइट का क्या होता है, कार्बन कंटेंट और हीटिंग वैल्यू दोनों कम होती है, पर ऐश और सल्फर ज्यादा होता है। समझ में आई? यह आप लिख लेना। Why does पाकिस्तान import coal despite having large reserves? मैंने आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान कोल ज्यादातर इंपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद अच्छा क्वालिटी का कोयला नहीं है। पाकिस्तान पर जो कोल रिजर्व्स हैं वो ज्यादातर लिग्नाइट के, और लिग्नाइट इज नॉट द बेस्ट क्वालिटी कोल। मोस्ट लोकल कोल इज लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी कोल इज नीडेड फॉर द स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री को अच्छी क्वालिटी का कोल चाहिए, तो स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, आपका लोकल और इंपोर्टेड कोल दोनों यूज करती है, दोनों को मिक्स करके यूज करती है, वरना वो लिग्नाइट पर अपना काम बेसिकली नहीं कर सकते, उसको बहुत ज्यादा हीटिंग वैल्यू चाहिए, तो आपका कोल इंपोर्ट होता है फिर स्टील इंडस्ट्री के लिए। कोल सीम्स बड़ी आपकी थिन है, थिक कोल सीम्स नहीं होती, थिन कोल सीम्स है। मैनी रिजर्व्स रिमेन अनडेवलप्ड। आपके रिजर्व्स तो बहुत हैं, पर निकालने के लिए मशीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेबर स्किलफुल नहीं है, बड़े रिमोट एरिया पर कोल का रिजर्व है, वहां तक जाएगा कौन? वहां तक गवर्नमेंट ने रोड्स डेवलप नहीं करे हुए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए। एक्सप्लेन व्हाई कोल कंट्रीब्यूट्स ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान एनर्जी सप्लाई। तो कोल की एनर्जी सप्लाई में कंट्रीब्यूशन क्यों कम है? तो कोल की एनर्जी सप्लाई में कंट्रीब्यूशन इसलिए कम है, वही बात, पाकिस्तान में लो क्वालिटी कोल है, सॉरी जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो बड़े अनडेवलप्ड हैं, पाकिस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, माइनिंग बड़ी डिफिकल्ट है, माइनिंग एक्सपेंसिव है, माइनिंग में कॉस्ट ज्यादा है, माइनिंग में एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, माइनिंग में एक्सपर्ट चाहिए, वो आपके पास नहीं है। ये सारे इश्यूज होते हैं, इसलिए आपका कोयला एनर्जी सप्लाई में कंट्रीब्यूशन कम करता है। इतने आसान है, बहुत आसान है। और पाकिस्तान का जो ज्यादातर कोल ले जाता है वो ले जाता है ब्रिकलेन इंडस्ट्री। ब्रिकलेन इंडस्ट्री अपने पास रखती है सारा कोयला, और वो अपनी ब्रिक्स वगैरह बना रही होती है, उसको ज्यादा कोयले चाहिए, इसलिए वो पावर जनरेशन के लिए बचता ही नहीं है। ठीक है, और कोल से अच्छे ऑयल और गैस से पाकिस्तान ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर लेता है, उनसे आपका स्मोक भी कम निकलता है, वो सस्ता पड़ता है, उससे आप ज्यादा बिजली बना सकते हो, इसलिए। ठीक है, पाकिस्तान में सब्स्टिट्यूट अच्छे, इसलिए कोयला कम कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की एनर्जी जनरेशन को। समझ में आ गई? अब एक मैप देखते, ये एक मैप एग्जामिनर ने पास पेपर में दिया था। ठीक है, ये मैप हो गया। नेम द कोल फील्ड एक्स एंड वन ऑफ द माइनिंग सेंटर्स देयर। तो बेसिकली बोला था भाई एक्स कोल फील्ड कौन सी है, तो मैंने आपको 3 कोल फील्ड्स पढ़ाई थी। एक मैंने पढ़ाई थी सॉल्ट रेंज और मकरवाल, एक मैंने पढ़ाई थी कोयटा, तीसरी मैंने पढ़ाई थी लोअर सिंध। ये जो है ये कौन सी होगी? बिल्कुल सही, सॉल्ट रेंज और मकरवाल कोल फील्ड। ये देखो ये कौन सी होगी? हाँ, कोयटा कोल फील्ड। ये कौन सी होगी? लोअर सिंध कोल फील्ड। ठीक है, अब ये बोलना है कोयटा में, अब पहले तो उसने बोला एक्स बताओ, तो एक्स आपने लिख दिया कोयटा कोल फील्ड। फिर ये बोलना है
कि एक्स के अंदर वन ऑफ द माइनिंग सेंटर्स बताओ। तो आपको मैंने माइनिंग सेंटर्स याद कराए थे, कौन से दो याद कराए थे? सोर और मच, सोर और मच, ये दो मैंने आपको याद कराए थे। फिर बोल रहा है नेम द कोल फील्ड वाई, तो वाई में आपने लिख लिया, वाई में आपने लिखा लोवरसिन कोल फील्ड। और अगर ये माइनिंग सेंटर बोल रहा है तो आप लिख लो जिम्पी, सोंडा, चार नाम मैंने आपको लिखवाए, तो उसमें से कोई से भी दो नाम लिख लो, ठीक है। फिर ये बोल रहा है स्टेट टू मेन यूजेस ऑफ कोल। तो कोल कौन से दो कामों में यूज होता है? मैंने आपको बताया हुआ है ब्रेकलेन और एनर्जी जनरेशन। ब्रेकलेन और एनर्जी जनरेशन में ज्यादा आपका कोल यूज होता है। पे एक्सप्लेन व्हाई एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इज लिमिटेड इन पाकिस्तान। वही बात है, बिल्कुल सिमिलर है। क्या पाकिस्तान में कोयला क्यों कम एक्सट्रैक्ट होता है? लो क्वालिटी का कोयला है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सपेंसिव है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, रिमोट एरिया पर है। तो रिमोट एरिया तक पहुंचेगा कौन? गवर्नमेंट का इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे ये एक है सोर रेंज कोलफील्ड का, इसने ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, हमने ग्राफ देख लिया। फिर बोल रहे डिस्क्राइब कोल आउटपुट फ्रॉम सोर रेंज। अभी सिर्फ ग्राफ को डिस्क्राइब करना, आप बोलोगे बड़ा फ्लक्चुएट है, हाईएस्ट ये गया है अराउंड 1993 में, वैसे तो बीच में आ रहा है पर 1993 लिख दो, तो हाईएस्ट बोलो भाई 1992 1993 के बीच में गया है अराउंड 80,000 60,000 है ना, तो ये आप लिख लो 78,000 77,000, कुछ 77 78,000 में से कुछ भी लिख लो। बोलो हाईएस्ट यहाँ पर गया है, लोवेस्ट आपका 1994 में गया है तकरीबन 4,000 टन। बोलो बाकी आपका फ्लक्चुएट ही हो रहा है। 1992 से 1994 में एक शार्प डिक्लाइन आया, जो आपको दिख रहा है ना, बेसिकली जो आंखों से देख पा रहे हो वो लिख लो, खत्म बात, ठीक है। फिर बोले द सोर रेंज कोलफील्ड पार्ट ऑफ कोयटा कोलफील्ड नेम अदर टू मेन कोलफील्ड्स टू मेन एरियाज ऑफ कोल प्रोडक्शन। अबे बोल रहा भाई सोर तो कोयटा का हिस्सा है, बाकी कोल फील्ड्स कौन कौन सी हैं? तो हमने लिख लिया लोवरसिन कोल फील्ड और सॉल्ट रेंज, सॉल्ट और मकरवाल कोल फील्ड बेसिकली, ठीक है, क्लियर है। आगे ये हमने सारा पढ़ा कोल के बारे में। अब आ जाओ ऑयल, ऑयल तेल, इसके बड़े चर्चे होते हैं, ऑयल पर बैरल क्या चल रहा है। ऑयल के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, एक सिलेबस अर्थ कर छोड़ो, सिलेबस को छोड़ो, थोड़ा एक और बात करते हैं। ऑयल एक मेजर चीज है, एक इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी में कि ये इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन जो होती है ना, वो पूरी इकोनॉमी को हिला देती है। हर कंट्री की इकोनॉमी हिल जाती है ऑयल की फ्लक्चुएशन की वजह से। अगर ऑयल प्राइस ज्यादा हो गई तो क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाती है, सिर्फ ये एक चीज के महंगे होने की वजह से, क्योंकि एक चीज इतना इफेक्ट बनाती, इतना बड़ा इफेक्ट बनाती है कि हद नहीं। ये है ऑयल। क्यों? अगर आप सोच रहे होगे ना क्यों मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। अगर ऑयल पर बैरल महंगा हो गया तो क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो रिफाइन ऑयल भी महंगा होगा, तो पेट्रोल महंगा होगा। अब पेट्रोल कहाँ कहाँ यूज होता है? इससे सब्जी तक महंगी हो जाएगी अगर ऑयल महंगा हुआ। इतना हर चीज, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है? ऑयल से बनती है। ऑयल महंगा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई तो बिजनेस जो दुकान लेकर बैठे हैं, जो इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, जो कोई भी शॉप है, इंडस्ट्री कुछ भी है, वेयर हाउस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। जब उनकी कॉस्ट महंगी होगी तो वो अपनी प्राइस बढ़ा देंगे, आगे इन्फ्लेशन। सब छोड़ो, वेजिटेबल कैसे महंगा होता है? फार्मर क्या यूज करता है? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल कैसे चलता है? ऑयल से। फार्मर क्या यूज करता है? ट्रैक्टर में क्या डलता है? ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीजें। महंगा हो गया, फार्मर की कॉस्ट बढ़ गई,
फार्मर को ट्रैक्टर चलाना महंगा पड़ेगा, ट्यूबवेल चलाना महंगा पड़ेगा। ये फार्मर को चीज महंगी पड़ी, फार्मर आगे महंगा बेचेगा। फार्मर आगे लेकर जाएगा कैसे? फार्मर मार्केट में कैसे लेकर जाएगा? सब्जी मंडी में कैसे लेकर जाएगा? कोई लॉरी से, कोई बस से, कोई ट्रक से, कोई भी व्हीकल से लेकर जाएगा। व्हीकल में पेट्रोल महंगा डलेगा, कॉस्ट बढ़ गई। मार्केट में तो पहुंचेगा, पर सब्जी मंडी से आपके जो रिटेलर्स होते हैं, छोटे छोटे ठेले वाले होते हैं, वहां तक कैसे आता है? सुजुकी में आता है, ट्रक में आता है, उसकी कॉस्ट महंगी होगी। जब इतनी दफा कॉस्ट महंगी हो रही है तो जो वेजिटेबल आपको फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का मिलता था, 100 रुपीज का थोड़ी मिलेगा। फार्मर को महंगा पड़ा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ी, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी है तो वो आपसे वसूलेंगे, प्राइस बढ़ जाएगी, वेजिटेबल की प्राइस बढ़ गई। ये पूरा एक चेन चलाती है ऑयल। ऑयल से हर चीज महंगी होती है। पर एक वक्त था कोरोना के वक्त, कोविड-19 के वक्त, जब पूरी दुनिया बंद, ऑयल की डिमांड कम, पर सप्लाई उतनी थी, पर ऑयल की डिमांड कम थी। तो कोरोना के वक्त, कोविड-19 के वक्त तो ऐसा हुआ था कि ऑयल जो है वो जीरो नहीं, ऑयल $0 का नहीं बिक रहा था। आज तक तो वो $100 के आसपास बिकता है, $100 के नीचे ही होता है पर बैरल। पर उस वक्त $0 का भी नहीं, माइनस में माइनस में ऑयल बैरल बिक रहा था कि -$10 का ले जाओ, -$20 का ले जाओ, पर बैरल बस हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ, क्योंकि उसकी वेयर हाउस कॉस्ट ज्यादा महंगी पड़ती। ये बहुत सारी बात है, हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। अब समझ में आई? आओ अब ऑयल शुरू करते हैं। ऑयल को आप पेट्रोलियम भी कहते हो। बेसिकली इससे फ्यूल जनरेट होता है जो ट्रांसपोर्ट में चलता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ऑयल यूज होता है। अच्छा, ऑयल पता है कहाँ फंसा होता है? एंटीक्लाइन ऑयल ट्रैप। ऑयल होता है बिटवीन एंटीक्लाइन ऑयल ट्रैप। ये एंटीक्लाइन ऑयल ट्रैप क्या होता है? इस तरीके का कुछ दिखता है। ये होता है एंटीक्लाइन ऑयल ट्रैप। इसके बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है पोरस रॉक। पोरस रॉक जिनके अंदर पोर्स हैं, होल्स हैं, यहां पर भी पोरस रॉक्स हैं। ये है नॉन पोरस रॉक। ये जो है ना पूरा, ये नॉन पोरस रॉक है। नॉन पोरस रॉक क्या होते हैं? बेसिकली जिसके अंदर पोर्स नहीं होते, होल्स नहीं होते। जब होल्स नहीं है तो कोई चीज बाहर निकल नहीं सकती। तो नॉन पोरस रॉक के अंदर ये 3 चीजें फंसी हुई होती हैं। इसे कहते हैं एंटीक्लाइन ऑयल ट्रैप। ये है गैस, सबसे ऊपर होती है गैस, फिर होती है ऑयल, फिर होता है वाटर। और आपको पता है ऑयल और वाटर कभी मिलते नहीं है, कभी डाइल्यूट नहीं हो सकते, कभी मिक्स नहीं हो सकते। वो आपको साइंस वाइंस में है, डेंसिटी ज्यादा होती है, कम होती है, वो एक अलग बात है। पर सबसे ऊपर होती है गैस, नीचे होती है ऑयल, नीचे होता है वाटर। ये इसको कहते हैं एंटीक्लाइन ऑयल ट्रैप। और ऑयल आपको इस तरीके से ही मिलता है। तो जहां पर ऑयल मिलता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पर आपको कुछ गैस के रिजर्व्स भी मिलेंगे। ये होता है एंटीक्लाइन ऑयल ट्रैप, जिसमें नेचुरल गैस टॉप पर होगी, क्रूड ऑयल मिडिल में होगा और वाटर होगा बॉटम पर। समझ में आई? आगे बढ़। ये एग्जाम में एक दफा सवाल पूछा था कि ABC, मुझे बताओ ABC क्या है? ठीक है, इसलिए मैं आपको डायग्राम पढ़ा दी। अच्छा, ऑयल निकलता कैसे? कोल की तो होती है माइनिंग। वो माइनिंग के पूरे प्रोसेस से हम मिनरल रिसोर्सेज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी जो है वो है, कोल होता है माइन, कोल की होती है माइनिंग। पर ऑयल की माइनिंग नहीं होती, ऑयल की होती है ड्रिलिंग। ऑयल को नीचे से ड्रिल करते हैं, ऑयल को ड्रिल करते हैं और बेसिकली जमीन को ड्रिल करते हैं और ऑयल को हम निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, आगे ऑयल की ड्रिलिंग होती कैसे? सबसे पहले आप लगाते हो डेरिक। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये इसको आप कहते हो डेरिक। तो सबसे पहले आप लगाते हो डेरिक। डेरिक को आपने सेटअप करा, ठीक है। अब डेरिक के यहां पर होता है, ये होती है ड्रिलिंग, जो ड्रिल करती है। पूरा डेरिक सेटअप करते हो, उसमें आप ड्रिल लगाते हो। ड्रिल के ये जो नीचे होता है ना, ये आप लगाते हो डायमंड। ये ड्रिलिंग जो मशीन है, इसके आप नीचे लगाते हो डायमंड, क्योंकि डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक। तो वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो डायमंड, छोटा सा डायमंड का पीस लगाते हो तो वो आपको बेसिकली जब वो ड्रिल करता है तो वो अच्छे से ड्रिल होता है, क्योंकि वो टूटेगा नहीं। वो आपको ड्रिल करे, नीचे कुछ होगा ना उसको तोड़ देगा, खुद नहीं टूटेगा डायमंड।
इसलिए आप नीचे लगाते हो डायमंड, बात याद रखना। फिर आप करते हो ड्रिलिंग करी, अब नीचे पूरी ड्रिलिंग हो गई, अब ड्रिल हो गई तो फिर आप पाइप इंसर्ट करोगे। फिर जब पाइप इंसर्ट कर दिया फिर आप निकालोगे, एक सेकेंड, फिर आप निकालोगे ऑयल, और फिर ऑयल जब निकालोगे तो आप उसके कोई वॉल्व लगा दोगे जिससे आप कंट्रोल करोगे ऑयल की एक्सट्रैक्शन को। सबसे पहले आपने डायरेक्ट लगाया, फिर ड्रिलिंग करी, फिर आपने पाइप इंसर्ट करे, फिर आपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा, ऑयल को निकालना शुरू करा। जब ऑयल को निकालोगे तो फिर आप लगा दोगे वॉल्व जिससे आप ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करोगे। ऑयल निकाल लिया, फिर आप ट्रांसपोर्ट करोगे टू द ऑयल रिफाइनरी जो ऑयल को रिफाइन करेगी। ठीक, ये पूरा ऑयल का सेटअप होता है। समझ में आई? आगे पाकिस्तान में बेसिकली 2 मेन ऑयल फील्ड्स हैं, एक है पोटवार प्लेट्यू, एक है लोवर सिंध। ये पोटवार प्लेट्यू है और ये है लोवर सिंध। तो पाकिस्तान में बेसिकली 2 ऑयल फील्ड्स हैं जिसमें से एक है पोटवार प्लेट्यू, दूसरी है लोवर सिंध। पोटवार प्लेट्यू में खोर और एडी नाम की 2 जगहें हैं जहां से आप ऑयल निकालते हो, और लोवर सिंध में टंडो आलम और नारी जैसी 2 जगहें जिससे आप ऑयल निकालते हो। मैंने आपको मैप से भी आइडेंटिफिकेशन भी बता दी कि कहाँ का ऑयल फील्ड्स हैं। तो पाकिस्तान में ये 2 ऑयल फील्ड्स हैं, पर याद रखना पाकिस्तान में कुछ बहुत ज्यादा ऑयल निकलता नहीं है। ज्यादातर जो आपका ऑयल आता है वो आपका इम्पोर्ट होता है, बाहर से मंगाते हो। बेसिकली आप मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करते हो। ठीक है, ये हो गए, हमने बात कर ली ऑयल फील्ड्स के बारे में। अब ऑयल निकलता है तो उससे कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बेसिकली कच्चा ऑयल होता है, वो रिफाइंड नहीं होता, वो प्योर ऑयल नहीं होता, वो उसको आप यूज नहीं कर सकते, उसको आप सफाई करते हो, उसको आप साफ करते हो। बेसिकली क्रूड ऑयल इज रॉ एंड अनडिफाइंड ऑयल दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड से आपका डायरेक्टली निकलता है उसको कहते हो क्रूड ऑयल। आसान जबान में उसको आप कहते हो कच्चा ऑयल। मैंने बहुत लोकल जबान में कह दिया, बेसिकली वो अनरिफाइंड ऑयल होता है। समझे? ठीक है, इट्स ओके। तो ऑयल रिफाइनरी क्या करती है? बेसिकली जो ऑयल आपने निकाला, जो क्रूड ऑयल निकाला आपने, उसको रिफाइन करते हो। आप ऑयल जब इंपोर्ट करते हो ना तब रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो महंगा पड़ेगा। आप करते हो क्रूड ऑयल इंपोर्ट। जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो फिर आप करते हो उसको रिफाइन, उसका आप सफाई करते हो, उसकी सफाई करते हो, उसको साफ करते हो, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को निकालते हो, उसको फेंकते हो और फिर निकलता है आपका रिफाइंड ऑयल। ये होता है ऑयल रिफाइनरी का काम। Crude oil cannot be used directly, therefore it must be first be refined to useful products। और useful products क्या होते हैं? पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ये बेसिकली क्रूड ऑयल में से आप सब चीजें निकालते हो। जैसे कि एक पिक्चर भी है, ये एग्जामिनर ने एक दफा पूछा हुआ था, मेरे ख्याल से ये छुपाया हुआ था और इसमें से कुछ छुपाया हुआ था, और एग्जामिनर हुआ था आप बताओ ये क्या है, इसमें से जो मिसिंग पीसेस हैं। तो आपके यूजेस ऑफ ऑयल क्या होता है? पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, लुब्रिकेंट्स, फ्यूल्स का मतलब पेट्रोल, डीजल और बाकी आपके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये पूरा यूजेस ऑफ ऑयल है। जो क्रूड ऑयल निकलता है, जो सफाई होता है, उसमें से ये सारी चीजें बनती हैं। क्लियर है? चल आगे। तो हम ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान में टोटल बेसिकली 6 ऑयल रिफाइनरीज हैं। पाकिस्तान में 6 ऑयल रिफाइनरीज हैं। अटक ऑयल रिफाइनरी, जिसका दूसरा नाम है मोरगा ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल रिफाइनरी और मोरगा ऑयल रिफाइनरी। जो अच्छा ये यहाँ पर क्यों है ये भी समझना लाजमी है। एग्जामिनर पूछता है ये यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी क्यों है, मुझे बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर क्यों है। मोरगा अटक ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर क्यों है? अब मोरगा अटक ऑयल रिफाइनरी का, अच्छा अटक ऑयल रिफाइनरी है कहां पर, मैं आपको मैप से बताता हूं। यहां पर पोटवा प्लेट्यू से जो ऑयल निकलता है उसके बिल्कुल पास है। तो ये यहां पर क्यों होगी बच्चों? पता है आपको, क्योंकि यहां से जो ऑयल निकल रहा है उसको रिफाइन करने के लिए यहां पर आपकी सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी अटक ऑयल रिफाइनरी या मोरगा ऑयल रिफाइनरी, ये यहां पर क्यों है? क्योंकि ये पोटवा प्लेट्यू का क्रूड ऑयल रिफाइन करती है और नॉर्दर्न पाकिस्तान और नॉर्दर्न पंजाब को ऑयल सप्लाई करती है मोरगा अटक ऑयल रिफाइनरी। समझ में आई?
दूसरी ऑयल रिफाइनरी आपकी कौन सी है, वो है महमूद कोट। महमूद कोट मुल्तान के पास ऑयल रिफाइनरी है। ये ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर क्यों है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अब मुल्तान में जो महमूद कोट ऑयल रिफाइनरी है वो तकरीबन कुछ यहाँ पर है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी है वो क्या करती है, कराची पे जो इंपोर्ट होता है ऑयल, ये यहाँ से आपकी एक पाइपलाइन जाती है महमूद कोट तक। महमूद कोट तक आपकी एक ऑयल पाइपलाइन जाती है, कराची से महमूद कोट की एक ऑयल पाइपलाइन है, जिसमें एक प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है व्हाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट। व्हाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो यहाँ से ऑयल इंपोर्ट होता है, वो सीधा जाता है महमूद कोट, और महमूद कोट में ऑयल रिफाइंड होता है, और बेसिकली पंजाब का जो रीजन है, बचा हुआ रीजन, मिडल और जो लोअर पंजाब है, उसको ऑयल सप्लाई करती है। समझ में आई? ये दूसरी ऑयल रिफाइनरी थी। सबसे पहले थी मोरगा और अटक, दूसरी है महमूद कोट ऑयल रिफाइनरी। अच्छा भाई, तीसरी ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी जो कराची में। फिर है नेशनल ऑयल रिफाइनरी। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी और नेशनल ऑयल रिफाइनरी दोनों कराची में है। कराची में क्यों है? क्योंकि ये इंपोर्टेड ऑयल रिफाइन करती है। जो कराची में ऑयल इंपोर्ट होता है, क्योंकि कराची में ही सी पोर्ट है, पोर्ट कासिम और केमाड़ी पोर्ट, बेसिकली उसको आप कराची पोर्ट भी कहते हो। ये यहाँ के ऑयल जो आपका आता है, इंपोर्ट होता है, ये यहीं पर ही ऑयल रिफाइन करती है। और जो आपका सिंध का रीजन है, जो कराची का रीजन है, यहाँ पर आपका बेसिकली ऑयल सप्लाई होता है इन दोनों ऑयल रिफाइनरी का। फिर है हब ऑयल रिफाइनरी, ये भी इंपोर्टेड ऑयल रिफाइन करती है जो कराची से आता है, ठीक है, और कराची और हब के रीजन में ये ऑयल सप्लाई करती है। फिर एक है पार्को ऑयल रिफाइनरी, जिसका नाम है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, ये भी कराची में। समझ में आई? बेसिकली 6 ऑयल रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में। ओके, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड ऑयल। इंपोर्टेड ऑयल कैसे आता है? सबसे पहले तो वो लार्ज शिप्स में आता है, ऑयल टैंकर्स में आता है, या ऑयल बैरल्स में आता है। या तो बैरल्स में आएगा या पूरे पूरे टैंकर्स के अंदर आता है शिप के जरिए, ठीक है। फिर होती है उसकी अनलोडिंग। जब अनलोडिंग होगी उसके बाद उसकी होगी स्टोरेज। स्टोरेज हो गई, फिर वो आगे होगा सप्लाई। सप्लाई 3 तरीकों से होता है, पाइपलाइन से होता है, रेल से होता है, या रोड से होता है। पाइपलाइन से होता है, रेल से होता है, या रोड से होता है, ठीक है। ये देखो, पाइपलाइन, रोड और रेल, जो कंट्री में आपका ऑयल सप्लाई होता है। पाइपलाइन से अगर होगा तो वो सबसे सस्ता पड़ेगा, फास्ट है, कंटिन्यूस है, बटन दबाया चालू हो गई पाइपलाइन, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, कंटिन्यूस है, फास्ट है, चीप है, एनवायरमेंटली सेफ है, कोई इसमें पेट्रोल नहीं लग रहा, कोई एनर्जी नहीं लग रही, खुद ही चल रही है। पर डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, बहुत महंगा होता है, पूरी पाइपलाइन बिछाओ। अब देखो, कराची से लेकर महमूद कोट तक पूरी पाइपलाइन है, 1000 किलोमीटर का रास्ता है, फिर भी पूरी पाइपलाइन है। समझ में आई? बहुत एक्सपेंसिव है। अगर एक जगह से ब्रेक हो गई, पाइपलाइन खराब, अब ऑयल लीकेज हो रही है, आप क्या करोगे? पूरा आप ऑयल तो सप्लाई नहीं हो रहा। इसमें रोड बेहतर होता है। रोड से अल्लाह ना करे कुछ मसला हो गया और एक टैंकर कल्टी हो गया, एक टैंकर गिर गया, तो भी नुकसान नहीं है ना, एक है ना, दूसरा पीछे से आ रहा है, दूसरा चले जाएगा, तीसरा चला जाएगा, चौथा चला जाएगा, इससे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है। पर अगर आपकी पाइपलाइन खराब हो गई एक दफा, फिर तो उसको फौरन उसको रिस्टोर करना लाजमी है, उसको दोबारा से सही करना लाजमी है, रिपेयर करना लाजमी है, वरना तो पूरी पाइपलाइन रुक गई। ये मसला होता है, ऑयल लीकेज का मसला होता है। और जहां पाइपलाइन नहीं है उन एरिया पर क्या ऑयल सप्लाई नहीं करोगे? क्योंकि आपने तो कराची से महमूद को बनाया, कोयटा में नहीं है पाइपलाइन, फिर क्या करोगे? ये मसला है। तो उन एरियाज में तो ऑयल पहुंच ही नहीं सकता। फिर है रोड। रोड डायरेक्टली पेट्रोल पंप, फैक्ट्री और इंडस्ट्री को ऑयल, पेट्रोल बेसिकली सप्लाई कर सकता है, फॉरेन सप्लाई, फॉरेन डोर टू डोर सर्विस है। पर ये पाइपलाइन में ऐसा नहीं होता, फ्लेक्सिबल रूट होता है, कहीं कहीं खड्डों वड्डों से भी यहाँ वहां से बच के पहुंच जाएगा, चला जाएगा, हर जगह पहुंच सकता है, हर रिमोट एरिया में पहुंच सकता है। पर एक्सपेंसिव है, स्मॉलर क्वांटिटी में जाएगा, इतना ही जाएगा,
पाइपलाइन में तो क्या अनगिनत जाएगा, पर रोड में तो एक ही जाएगा, एक लिमिटेड क्वांटिटी जाएगी। ऊपर से ये निकालेगा, ये क्या निकालेगा, स्मोक निकालेगा, ये पोल्यूशन करेगा। रेल का क्या फायदा है, लार्जर क्वांटिटी में जाएगा, रोड से तो ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा, लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फीजिबल होता है, बहुत सस्ता भी पड़ता है, रोड से सस्ता पड़ता है। पर डिसएडवांटेज क्या है, हर जगह नहीं पहुंच सकता, डोर टू डोर सर्विस नहीं है जैसे कि रोड देता है, पाइपलाइन से बहुत स्लो है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो मर गए। पूरा जो आपकी क्वांटिटी है वो या तो डैमेज हो सकती है, तो वो गिर गया, तो मैं बेसिकली डैमेज कर मैंने इसलिए यूज करा। अगर वो गिर गया, कुछ मसला हो गया तो खत्म। अगर कोई रेल वेल का मसला हो गया तो भी अब पूरी आपकी जो एक कंसाइनमेंट है वो तो रुक गई, फिर आगे जो सप्लाई होनी थी वो अब नहीं होगी, ये मसला है। तो वाइट ऑयल पाइपलाइन मैंने आपको बताया जो पोर्ट कासिम से महमूर कोट तक जाती है। अच्छा, ऑयल कहाँ का कितना परसेंटेज यूज होता है पाकिस्तान में? ट्रांसपोर्ट में बेसिकली 42% यूज होता है पेट्रोलियम, पावर जनरेशन में 37% ऑयल यूज होता है। तो ऑयल जो इंपोर्ट हो रहा है वो मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट और पावर में ही खत्म हो जाता है। ट्रांसपोर्ट 42% कंज्यूम करती है ऑयल को, पावर 37 करती है, फिर बाकी इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारा बेसिकली आपके सेक्टर वाइज कंजम्पशन है ऑयल का। ऑयल के एक्सट्रैक्शन में मसला क्या है, ऑयल की ड्रिलिंग में क्या मसला है? पूरा डायरेक्ट लगाओ, महंगा पड़ता है, पैसा तो हमेशा आ जाता है, कुछ भी बोलो पैसा आएगा, एक्सपेंसिव है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, वही बात है। कोल के जो मैंने लिखाया था कमो पेश वही चीज है, महंगा है, हाई कॉस्ट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर स्किल एक्सपर्ट्स नहीं है, आपके पास इतने ऑयल रिजर्व्स भी नहीं। सच्ची बात तो ये, आपके पास इतने ऑयल रिजर्व्स नहीं है, बाकी रिमोट लोकेशन में है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। समझ आई? व्हाई डज पाकिस्तान इंपोर्ट पेट्रोलियम? क्योंकि पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स नहीं है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में ऑयल की डिमांड बहुत है, पाकिस्तान में ऑयल की सप्लाई कम है, रिमोट एरिया में सारे ऑयल रिजर्व्स हैं तो मसला है, एग्रीकल्चर को आपको ऑयल चाहिए तो मसला है, बाकी व्हीकल्स में इतना ऑयल चाहिए होता है, पाकिस्तान में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में है, पावर में है, व्हीकल में, ट्रांसपोर्ट में, हर जगह ऑयल की कंजम्पशन है, डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई बहुत कम है। प्रॉब्लम कॉज बाय इंपोर्ट, अगर आप इतना सारा ऑयल इंपोर्ट करते हो इसका नुकसान क्या होता है? आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा ऑयल करते हो, पूरा आपका ट्रेड जो बैलेंस होता है वो हिल जाता है ऑयल की वजह से, आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट का बेसिकली मतलब होता है, वो ट्रेड के चैप्टर में, ट्रेड के लेक्चर में आप देख लोगे, बेसिकली ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट से। और ये पाकिस्तान का यूजुअल मसला है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा होती है और एक्सपोर्ट कम होती है, ये इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इससे और बहुत सारे मसले होते हैं। पाकिस्तान, फिर फॉरेन एक्सचेंज का मसला होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मसला क्या है? जो ऑयल की पेमेंट करनी है वो आपको करनी होती है डॉलर्स में, डॉलर तो नहीं है आपके पास, डॉलर तो है ही नहीं, आप कैसे पेमेंट करोगे? फिर आप लोगे लोन, फिर आप लोगे कर्जा, जब कर्जा लोगे, लोन लोगे, फिर उसके अलग मसले हैं मेरे भाई, उसके अलग मसले हैं, वो एक अलग ही मसलों से घिरे हुए हो आप, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करनी है, डॉलर आपके पास है नहीं, डॉलर एक्सपोर्ट से आता है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट आपकी ज्यादा है, मतलब डॉलर ज्यादा जा रहा है, जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है डॉलर का। अब डॉलर कहाँ से आएगा? डॉलर लोन से आएगा, लोन लोगे तो कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ोगे तो फिर सबके गुलाम बन जाओगे, ये मसला होता है। आप डिपेंडेंट हो जाते हो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर और फॉरेन डेट के ऊपर, फॉरेन लोन्स के ऊपर। और जब आप ऑयल इंपोर्ट करते हो, क्योंकि खुद की खेती होती है ना, तो वो सस्ता पड़ता है। जब खुद अगर आप निकाल रहे हो तो सस्ता पड़ेगा, जब ऑयल इंपोर्ट करोगे तो वो महंगा पड़ेगा, जब ऑयल महंगा पड़ेगा तो पे इन्फ्लेशन होगी। कभी भी वॉर सिचुएशन होती है तो ऑयल सबसे पहले महंगा होता है, कोई भी वॉर सिचुएशन हुई, ऑयल महंगा हुआ, ऑयल महंगा हुआ, आप गए। समझ गए आप ऑयल इंपोर्ट करने के क्या मसले होते हैं? ये सारे मसले होते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने पूरा ऑयल का देखा, हमने पूरा कोल देखा, फिर हमने देखे पावर रिसोर्सेज की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन। ये लेक्चर को हम यहीं तक ही रखते हैं।